हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के चैप्टर खेलों में प्रशिक्षण ट्रेनिंग इन स्पोर्ट इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। और पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको कंटेंट यानी टॉपिक को समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो साथी अभी तक एनबी लर्निंग से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। शुरुआत करते हैं खेलों में प्रशिक्षण। तो इस अध्याय में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके हम कंटेंट की ओर चलते हैं। तो आज हम शक्ति और उसकी परिभाषा, इसके प्रकार और कैसे सुधार सकते हैं, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। सहन क्षमता के बारे में जानेंगे, गति के बारे में जानेंगे, लचक के बारे में जानेंगे, तालमेल संबंधी योग्यताओं के बारे में जानेंगे, सर्किट ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या होती है बेटा? तो शक्ति क्या है बेटा? शक्ति वह योग्यता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में हेल्प मिलती है। मान लो यहाँ पे कोई बॉक्स है, आपको उस बॉक्स को धक्का देना है, तो इसके विरोध में जो बल लगेगा आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा कि बल दो प्रकार का होता है, विपरीत और अनुकूल। तो वह योग्यता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में हेल्प करती है वह शक्ति कहलाती है। ठीक है, शक्ति क्या है, पावर क्या है? वह योग्यता, वह आपकी क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर कार्य करने में मदद करती है, उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो गतिशील होती है, एक स्थिर होती है। ठीक है, गतिशील का अर्थ होता है बेटा जो आपकी एक्टिव रहती है, और एक होती है स्थिर शक्ति। तो इन दोनों के प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले शक्ति क्या है? वह योग्यता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। दूसरा पॉइंट हो गया शक्ति के प्रकार, गतिशील और स्थिर शक्ति। तो शक्ति के दो प्रकार होते हैं बेटा, गतिशील और स्थिर शक्ति। अब गतिशील को भी तीन भागों में बांटते हैं, अधिकतम, विस्फोटक और सहन शक्ति, सहन क्षमता। तो हम इन पांचों के बारे में यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों पॉइंटों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो शक्ति के प्रकार दो होते हैं, गतिशील और स्थिर शक्ति। गतिशील के फिर तीन प्रकार कर दिए, अधिकतम, विस्फोटक और सहन क्षमता। चलो भाई, शक्ति बढ़ाने की प्रशिक्षण, क्योंकि चैप्टर का नाम है खेलों में प्रशिक्षण ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। भाई स्पोर्ट में ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है आपको पता होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाली बात है कि अभ्यास से ही आप परफेक्ट बनते हो। तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ में अच्छा करते हो, आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हो, लेकिन अगर ट्रेनिंग लोगे तो और अच्छा उस पर इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधियाँ, तो एक आइसोमेट्रिक है बेटा, आइसोटोनिक है, आइसोकाइनेटिक है। तो तीन विधियाँ हैं। तो सबसे पहले शक्ति दो प्रकार की होती है, स्थिर और गतिशील। गतिशील तीन तरह की होती है, विस्फोटक, अत्यधिक और सहन क्षमता। उसके बाद प्रशिक्षण की तीन विधियाँ हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। सभी को समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। पहला प्रश्न आता है कि बहु प्रशिक्षण विधि यानी बहुत ट्रेनिंग विधि जिसमें मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी एक ऐसी ट्रेनिंग जिससे मसल्स के लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक क्या काम करती है और क्या नहीं करती? तो क्या नहीं करती? मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि नहीं करती, आइसोमेट्रिक। ओके, अभी आप इतना ही समझो, आगे इसको डिटेल समझाता हूँ मैं। अगला है वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध यानी किसी अवरोध या रुकावट के विरुद्ध तेज़ी से कार्य करने में, अगर विरोध कार्य करने की बात आए तो वो शक्ति कहलाती है। यहाँ पे तेज़ी के साथ आ गया तो तेज़ी के साथ तो विस्फोटक कहलाएगी। ठीक है, वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेज़ी के साथ कार्य करने में हेल्प करती है तो विस्फोटक शक्ति कहलाती है। दीवार को धक्का मारना, आइसोमेट्रिक। ठीक है, दीवार को धक्का मारना कौन सा? आइसोमेट्रिक। क्यों? इससे आपकी किसी मसल्स में कोई वृद्धि नहीं हो रही। जहाँ मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है उससे आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक मसल्स में लेंथ बढ़ाता है और आइसोमेट्रिक केवल आपका फोर्स लगवाता है। तैरना कौन सा व्यायाम है? तैरना आइसोटोनिक। क्यों? तैरोगे तो आपको लंबी लंबी हाथ मारने पड़ेंगे, तो लंबाई में परिवर्तन, आप एकदम हाथ छोटा करते हो, लंबा मारते हो, तो आइसोटोनिक। शक्ति क्या होती है? इसके प्रकार, तो शक्ति दो प्रकार की होती है, कौन सी? गतिशील और स्थिर। और गतिशील शक्ति तीन प्रकार की होती है। तो यहाँ पे गतिशील शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। अधिकतम शक्ति क्या होती है? अधिकतम अवरोध, अधिकतम जब सबसे तेज अधिकतम आ जाए, अवरोध यानी अधिक रुकावट के विरुद्ध
एक पहाड़ को खिसकाना तो अधिकतम शक्ति हो जाएगा। विस्फोटक, तेजी से कार्य करना, तेजी से जब भी आ जाए तो विस्फोटक। और अवरोध के विरुद्ध थकावट, थकना नहीं है। आप किसी साइकिल वाले को या कोई दीवार टूट गई इसको गिरने से रोक रहे हो तो वो आपकी शक्ति सहनशीलता में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर तक आपको उस कंडीशन में उसको रोके रखना है। तो अधिकतम, जहाँ पे अधिकतम अवरोध का कार्य करना है और विस्फोटक तेजी से कार्य करना है, ठीक है, तेजी से एकदम से। और सहनशीलता कि अवरोध के विरुद्ध थकावट, थकावट वर्ड जुड़ते ही आप सहनशीलता में आ जाओगे। थकावट उसको नहीं होती जिसमें सहनशीलता ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न है, इससे हम सब समझ जाएंगे कि शक्ति को विकसित करने की विधियाँ क्या हैं। वो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक तीनों के बारे में समझेंगे। तो मैंने कहा था ना प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। 5 अंक का प्रश्न है, आप 3 अंक का 6 अंक का जो भी लेके चलना चलो। तो आइसोमेट्रिक, अब चित्र भी समझेंगे। तो शक्ति को विकसित करने की 3 विधियाँ हैं। पहले तो आपको याद होनी चाहिए आइसोमेट्रिक, फिर आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ये 3 विधियाँ किसकी हैं? शक्ति को बढ़ाने की। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक के बारे में बढ़ते हैं। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, आइसो और मैट्रिक। आइसो मतलब समान और मैट्रिक लंबाई, अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन व्यायामों में किसी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, जैसे पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना। इन व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है। इनमें कम उपकरण और समय की आवश्यकता होती है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में व्यायाम सहायक होते हैं। तो ये बेटा कहीं भी कर सकते हो। ये आता है कि आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसको कहीं भी, कम उपकरण की आवश्यकता होती है बेटा, इसमें समय की आवश्यकता होती है, ठीक है, कम समय और कम उपकरण की। आप 10 मिनट 15 मिनट कभी भी कर सकते हो। और कौन कौन से व्यायाम है? जो दीवार को धक्का देना, पुशअप हो गया, ये देखो पुशअप कर रही है लड़की, ये आपकी लेग्स को वो कर रही है, लेग्स को मोड़ रही है और फैला रही है, और ये कमर को ठीक करने की विधि। तो आइसोमेट्रिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आइसो और मैट्रिक, ठीक है। यानी हम जब ये व्यायामों करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता और इन व्यायामों में किसी प्रकार कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इन व्यायामों को कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इन व्यायामों को हम कहाँ कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। इसको आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। ओके, चित्र आएंगे जैसे कि तीरंदाजी, भार उठाना, जिम्नास्टिक, ये हम कहीं भी, और कम उपकरण चाहिए। अब है आइसोटोनिक। आइसो मतलब समान, टॉनिक मतलब तनाव, बॉडी को बहुत तनाव देना। यानी बॉडी जब आपकी सिकुड़ती और फैलती है एकदम से, जब आपकी बॉडी में बहुत जोर लगता है तो आइसोटोनिक कहते हैं। चित्र दिखाता हूँ समझ जाओगे। ये देखो बेटा, जिसमें जोर लगे वो आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक के व्यायाम में गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से होती दिखाई देती है। आइसोमेट्रिक में पता नहीं चलेगा, आप पुशअप कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, डांस भी आइसोमेट्रिक में आ जाएगा, रनिंग भी आइसोमेट्रिक में आ जाएगा, लेकिन आइसोटोनिक में आपको दिखाई देता है। इसमें मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती और घटती दोनों दिखाई देती है, ठीक है। यानी आप सिकोड़ोगे तो सिकुड़ जाएगी, फैलाओगे तो फैल जाएगी, जिसे असेंट्रिक संकुचन और कंसेंट्रिक संकुचन कहते हैं। तो असेंट्रिक और संकेंट्रिक किसमें होता है? असेंट्रिक और कंसेंट्रिक होता है बेटा आइसोटोनिक में। जैसे किसी बाल को फेंकना, जब आप पकड़ते हो पीछे ले जाते हो तो हाथ सिकुड़ते हैं, जब फैलते हो तो हाथ लंबा हो जाता है। दौड़ना, भागना, संकुचन ज़्यादातर खेलकूद में देखे जाते हैं। इस प्रकार के व्यायामों को उपकरण के साथ और बिना भी कर सकते हैं। इन व्यायामों से लचक में वृद्धि होती है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लचक में वृद्धि होती है और मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, तथा खेलों में अनुकूलन में, यानी कोई भी स्पोर्ट में आपको ठीक से तालमेल करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो आइसोटोनिक व्यायाम होता है, इसमें बॉडी को यानी मसल्स को तनाव का सामना करना पड़ता है, यानी बॉडी के पार्ट यानी अंग सिकुड़ते और फैलते हैं, उसे आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोकाइनेटिक, चित्र देख रहे हैं बेटा, ये देखो चित्र। तो आइसो यानी समान, काइनेटिक गति। इन व्यायामों को सन 1968 में जे पैरिन ने बनाया था। इन व्यायामों को विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा ही किया जाता है, यानी ये बिना मशीनों को नहीं कर सकते। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्ति यानी कि स्टैमिना बिल्डअप होता है, जैसे ये चलने की स्टैमिना, ये उठाने की। इन मांसपेशियों, ज़्यादातर खेल कूद में इन व्यायामों का उपयोग नहीं करते, परंतु जल क्रीड़ा, स्केटिंग, रस्सी चढ़ना, नाव चलाना में व्यायाम दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जिसमें आपकी शरीर गति करे
उसमें तो आपके अंग सिकुड़ते फैलते हैं, पिछले वाले में आइसोटोनिक में और आइसोमेट्रिक में आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता कि आप गति कर रहे हो फिर भी पता नहीं चलता। लेकिन आइसोकाइनेटिक में कुछ उपकरणों की सहायता से, नाव चलाना, नाव भी तो उपकरण हो गया, रस्सी पर चढ़ना, रस्सी भी उपकरण हो गया, स्केटिंग डंडे की सहायता से। तो ऐसे खेलों के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और विशिष्ट मशीनों के द्वारा करते हैं। भाई तैरना नाव के द्वारा ही पॉसिबल है, आप ऐसे तो तैर नहीं सकते ना। तो इन व्यायाम को करने के लिए आपको विशेष शक्ति की और मांसपेशियों की शक्ति विकसित होती है बेटा। जिम में जितने भी एक्टिविटी होती है वो होती है आइसोटोनिक। ठीक है, क्लियर है? शक्ति के दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्थिर और गतिशील। वेरी गुड, स्थिर और गतिशील 2 नंबर मिल जाएंगे। आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक के बीच अंतर क्या है? आइसोटोनिक में क्या होता है? लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है बेटा इसमें, और आइसोमेट्रिक में लंबाई नहीं बढ़ती, लंबाई नहीं बढ़ती। आइसोमेट्रिक में कोई गति का होना पता नहीं चलता, पता नहीं चलता इसमें पता चलता है। ठीक है, आइसोटोनिक में शरीर का संकुचन होता है, सिकुड़ता और फैलता है। आइसोमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता। विस्फोटक शक्ति क्या है? तेजी से किसी काम के विरुद्ध बल लगाना विस्फोटक, और अधिकतम शक्ति लगाना किसी काम के प्रति। तेजी से का मतलब एक जोर का थप्पड़ मारना, अधिकतम मतलब कि आप किसी बड़े भारी चीज़ से मारना। तो अधिकतम और विस्फोटक में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। विस्फोटक मतलब गोली की जो बंदूक की आवाज़ होती है वो विस्फोटक होती है। अधिकतम मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो इस पर। शक्ति बढ़ाने की 3 विधियाँ कौन सी है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक मतलब गति ऊर्जा। ठीक है, याद रहेगा। शक्ति क्या है बता दिया, किसी कार्य के प्रति यानी किसी विरोध में जो बल लगता है उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने का आइसोमेट्रिक विधि का तो इजी है। आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसो मतलब समान, मैट्रिक मतलब लंबाई, जिसमें लंबाई समान रहती है उसे आइसोमेट्रिक विधि कहते हैं। इन विधि का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है? 3 विधियों के नाम बता दिए, आइसोमेट्रिक, ये सब विधियाँ हैं। शक्ति को बढ़ाने के लिए आइसोमेट्रिक, आइसोटॉपिक, टॉनिक यहाँ पे आइसोकाइनेटिक विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपको पहले बता चुका हूँ। तो इन 3 को पढ़ते ही आपको जितने भी प्रश्न वो कर लोगे आप। अगला टॉपिक है सहन क्षमता यानी कि ड्यूरेबिलिटी। तो सहन क्षमता वह योग्यता है जो किसी कार्य को लंबे समय तक निरंतर करने और थकावट की स्थिति में कार्य करने में मदद करता है। सहन क्षमता, बिना थके किसी कार्य को लंबे समय तक करना सहन क्षमता कहलाती है। तो वह योग्यता जो किसी कार्य को लंबे समय तक निरंतर लगातार, यानी कि 15 मिनट कर रहे हो 1 घंटा आराम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो सहन क्षमता क्या है कि वह योग्यता जो किसी कार्य को लंबे समय तक निरंतर करने में अथवा थकावट की स्थिति में कार्य करने में हेल्प करती है। सहनशीलता 2 प्रकार की होती है बेटा, क्रिया के प्रकृति के अनुरूप, क्रिया के समय के अनुरूप। तो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके करने का तरीका या उसका करने का समय, तो प्रकृति और समय 2 प्रकार की सहनशीलता होती है, क्रिया की प्रकृति के अनुरूप, क्रिया के समय की। तो प्रकृति के अनुरूप मतलब मूलभूत, सामान्य और विशिष्ट, और समय गति, अल्पावधि, मध्यम और लंबी अवधि, यानी बहुत तेज करना, बहुत कम समय के लिए करना, मध्यम करना और लंबी अवधि के लिए। तो समय के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है और प्रकृति के अनुसार 3 भागों में। तो सामान्य, मूलभूत और विशिष्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। विधि 3 विधि है, निरंतर, अंतराल और फार्टलेग विधि। जिस तरह उसकी हमने 3 विधि पढ़ी थी शक्ति बढ़ाने की, वैसे सहन क्षमता बढ़ाने की 3 विधियाँ कौन सी है? निरंतर, अंतराल और फार्टलेग। याद रखना, अभी आप एक क्वेश्चन पूछूंगा समझ में आ जाएगा सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती? फार्टलेग की जाती है, निरंतर, अंतराल की जाती है, तो ये नहीं की जाती। ओके, तो ये सही उत्तर है आपका। स्पीड प्ले का दूसरा नाम क्या है? स्पीड में खेलना, फार्टलेग। स्पीड प्ले का दूसरा नाम फार्टलेग। आगे बढ़ते हैं। फार्टलेग प्रशिक्षण और अंतराल प्रशिक्षण में अंतर। तो बेटा मैंने प्रश्नों के माध्यम से आप इजीली समझ जाओगे। तो फार्टलेग, इसमें पेस, गति में परिवर्तन नहीं होता, लगातार सेम गति में करनी होती है। इसमें पेस में परिवर्तन होता है, फार्टलेग में पेस में परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये 15 से ये याद रखना है, जो फार्टलेग होती है 15 से 45 मिनट के बीच होती है, और ये 30 से 150 मिनट, यहाँ पे मीटर लिखा है, मिनट तक होती है बेटा। ठीक है, इसमें आराम नहीं होता, इसमें आराम होता है। ये लगातार जारी करते हैं, लगातार अंतराल होता है। तो 2 लिखने अंतर आपको। तो पेस में परिवर्तन होता है, लगातार की जाती है,
इसमें आराम नहीं मिलता और 45 मिनट तक होती है। अंतराल में इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये 30 से 150 मिनट तक की जाती है। इसमें आराम होता है। अंतराल मतलब थोड़े थोड़े समय में। फाटने मतलब लगातार, याद रहेगा आपको ऐसे। बेटे कोई बच्ची भाग रही है, कुत्ता पीछे पड़ गया, ऐसे नहीं भाग रही। ये क्यों भाग रही है? अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भाग रही है। तो फाटलेक का एक उदाहरण दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो फाटलेक क्या है? ये सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है। स्वीडन के गोस्ट होल्मर ने 1930 में इसको बनाया। तो बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है गोस्ट होल्मर। गोस्ट, ठीक है, घोस्ट मत समझना, भूत, गोस्ट है। स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में धावक अपने अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। इस विधि के द्वारा सहन क्षमता का विकास होता है। खिलाड़ी अपनी गति परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। ये विधि स्वतः अनुशासित कहलाती है। ये हृदय गति, हार्ट बीट को 140 से 180 मिनट के बीच रहती है। फाटलेक प्रशिक्षण में दौड़ गति कम ज़्यादा होती रहती है। क्यों? आपको लगातार करना है। अब भाई लगातार करने का मतलब क्या? थकोगे भी, स्लो हो जाओगे, फिर जोश आ गया तेज़ भागोगे। तो फाटलेक मतलब लगातार, ठीक है। और जबकि अंतराल वाला, अब 5 मिनट सुस्ताओगे फिर स्पीड बढ़ जाएगी, 5 मिनट सुस्ताओगे फिर स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको खोजा गोस्ट होल्मर ने 1923 में। इसमें सहन क्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है? सहन क्षमता का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, सहन क्षमता का विकास होता है। और हार्ट बीट इतनी हो जाती है। सहन क्षमता कितने प्रकार की होती है बेटा? 3, ठीक है। क्रिया के आधार पे 3 होती है और समय के आधार पे 4 होती है। तो पहले हम क्रिया के प्रकृति के अनुरूप पढ़ते हैं। तो सहन क्षमता 2 प्रकार की होती है, प्रकृति के अनुसार और समय की। तो प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार की क्या है, समझ जाओगे इस प्रश्न से। या खेलों में उच्च प्रदर्शन के लिए सहन क्षमता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि और अच्छा हम प्रदर्शन कर पाएँ। व्यक्ति की वह योग्यता जिसमें वह बहुत सारी शरीर की मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सकता है। दौड़ना, चलना, तैरना। तो आधारभूत, बेसिक, यानी कि व्यक्ति की वह योग्यता जिसमें बहुत सारी मांसपेशियाँ, यानी सारी बॉडी की जितने मसल्स हैं सब एक्टिव हों और लंबे समय तक चल सकता है, दौड़ना, चलना, तैरना। सामान्य वह योग्यता जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी हलचल करता है। एरोबिक, एनारोबिक गतिविधि। और विशिष्ट मुक्केबाजी, कुश्ती, जिसमें विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप में किया जाता है। तो बेसिक में पूरी बॉडी आपकी लंबे समय तक एक्टिव रहती है। दौड़ना, चलना, तैरना। स्कूल जाते हो तो आप बेसिक इंड्योरेंस वाली, यानी आधारभूत सहन क्षमता। अगर आप 5 किलोमीटर डेली चलते हो तो आपकी बेसिक है आप, ठीक है। सामान्य, जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी हलचल, यानी कि आप थक गए लेकिन आप ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो। तो एरोबिक सांस लेना, एनारोबिक सांस नहीं लेना। पता होगा आपने कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ा हुआ। एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेना, एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेना। और विशिष्ट होता है किसी स्पेशल स्पोर्ट के लिए, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, इनके लिए। तो क्रिया की प्रकृति, तो क्रिया कैसे होती है? नॉर्मल, बेसिक, जनरल और स्पेशल। तो 3 तरह के काम होते हैं बेटा, ठीक है। क्रिया की प्रकृति के अनुसार जो सहन क्षमता वो 3 प्रकार की होती है। अब समय की, तो गति सहन क्षमता वह योग्यता जिसमें व्यक्ति थकान के बावजूद गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है। 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़। लघु अवधि सहन क्षमता वह योग्यता जिसमें 45 से 2 मिनट तक चलने वाली 800 मीटर की दौड़। और मध्यम 2 से 11 मिनट के बीच 1500 मीटर की दौड़, ठीक है। यानी कि मध्यम, यानी कि आपको गति स्पीड दिखानी, आपको बिल्कुल रुकना नहीं है इसमें गति वाले में। लघु वाले में आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का स्टॉप ले सकते हो। और मध्यम में आप 1 मिनट का स्टॉप भी ले सकते हो, क्योंकि लंबा दूरी तक करना है। मध्यम तो शॉर्ट, यानी शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि, आपको मतलब बहुत छोटा टाइम मिलेगा आपको नॉर्मल होने के लिए, इसमें काफ़ी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और दीर्घ क्या है कि 11 मिनट से अधिक चलने वाली, जैसे 500 मीटर की दौड़, क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़, इसमें आप अगर आप 10 मिनट तक तेज़ भाग लिए तो 5 मिनट रुक सकते हो, ठीक है। तो गति, सहन क्षमता, लघु अवधि, मध्यम और दीर्घ। स्पीड में तो आपको रुकना ही नहीं। शॉर्ट, मिडल और लॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट मतलब कम समय के लिए रुकना, मिडल मतलब थोड़ा ज़्यादा, और लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए। और इसमें दूरी भी 800, 1500, 5000। निरंतर विधि, अंतराल विधि के बारे में। अंतराल विधि नहीं रुक रुक के करना, तो निरंतर प्रशिक्षण विधि, इस तरह के व्यायामों को लंबे समय तक बिना रुके किया जाता है, इसलिए इसमें प्रबलता आती है। खिलाड़ी की हृदय गति 140 से 60 मिनट होती है। व्यायाम करने की अवधि 30 मिनट से अधिक होती है। इसमें दौड़ना, साइकिल, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप
स्पीड कम कर सकते हो, बीच में रुक सकते हो, तो इंटरवल विधि कहते हैं इसे। ठीक है। लाभ क्या होता है, अभी आता है परीक्षा में जरूर आएगा कि इंटरवल विधि यानी निरंतर विधि के कुछ लाभ बताओ। तो निरंतर कार्य करें, थकावट होने के बावजूद कार्य करने की इच्छा और शक्ति में बढ़ोतरी, कि आपको वहाँ तक मंजिल तक पहुँचना है तो थक जाते हो लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हो। इस विधि के अनुसार मांसपेशियों में आरबीसी की मात्रा में वृद्धि होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है, इसमें हृदय और फेफड़ों में कार्यकुशलता बढ़ती है, इससे लीवर में ग्लाइकोजन की भंडारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है। और खिलाड़ियों में आत्म अनुशासन होता है। तो दौड़ना बहुत ज़रूरी है, चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कौन सी विधि है, इंटरवल विधि। एग्जाम्पल साइकिलिंग लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। इंटरवल विधि की ट्रेनिंग, यदि विधि धावकों की सहन क्षमता विकसित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बार बार दौड़ के बीच धावकों को अंतराल दिया जाता है, जैसे 5 मिनट दौड़ लिए 1 मिनट का अंतराल, 5 मिनट दौड़ लिए 1 मिनट का अंतराल, जिससे पूरी तरह पुनर्लाभ प्राप्त नहीं करते। इसमें हृदय गति 150 तक पहुंच जाती है, तब वापस 120 तक आ जाती है। ठीक है। इसमें मध्यम दूरी की दौड़, फुटबॉल हॉकी में शामिल है ये। लाभ क्या है, इस विधि से व्यायाम करने से खिलाड़ी कम समय में अधिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। श्वसन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। प्रशिक्षक खिलाड़ी की प्रगति को आसानी से देख सकते हैं, खिलाड़ी की सहन क्षमता बढ़ती है, खिलाड़ी के प्रशिक्षण की सही जानकारी मिल पाती है। ये सब फायदे हैं बेटा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया की प्रकृति के अनुरूप कौन कौन सी हैं, प्रकृति के अनुरूप होती नहीं बेटा, एक सामान्य। ओके। आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी प्रश्न आप इससे कर लेंगे। देखो आप इस प्रश्न को लेकर चलें, आपके सभी हो जाएंगे। कौन कौन सी बेटा, ये वाला प्रश्न आपको याद करना, दूसरे वाला कि आधारभूत से बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। आधारभूत, सामान्य और विशिष्ट, ये आएगा प्रकृति के अनुरूप आ जाएगा, और स्पीड, शॉर्ट, मिडल, लॉन्ग। ठीक है। तो प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, बेसिक। ओके। सहन क्षमता क्या है, किसी कार्य को बिना थकावट काफ़ी देर तक करना सहन क्षमता कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, फिर आगे 3 और 4 भागों में बांट रखा है। बढ़ाने की विधि कौन कौन सी है, 3 विधियां बताई गई हैं, शॉर्ट टर्म, फार्टलेग और अंतराल विधि। ठीक है। चलो अब गति। अब तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक गति, कि वह योग्यता जो किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने में हेल्प करती है। गति मतलब स्पीड। वह योग्यता जो किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने में हेल्प करती है वह गति कहलाती है। और गति कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, रिएक्शन, प्रतिक्रिया गति योग्यता, त्वरण, एक्सेलरेशन, लोकोमोटर, मूवमेंट, गति सहनशीलता। तो 5 प्रकार की गति होती है बेटा, प्रतिक्रिया गति योग्यता, त्वरण गति योग्यता, लोकोमीटर गति योग्यता, मूवमेंट गति योग्यता, गति सहनशीलता योग्यता। तो याद रखना है 5 प्रकार की गति। गति बढ़ाने की 2 ही विधियां हैं, त्वरण और पेस। एक्सेलरेशन दौड़ यानी त्वरण होता है, आपने पढ़ा हुआ 9th में 10th में एक्सेलरेशन, तो त्वरण दौड़ और पेस दौड़। तो 2 विधियों से गति, सबकी विधि याद करनी है, प्रकार याद करने। निम्न में से कौन सा गति का प्रकार नहीं है, प्रतिक्रिया, क्रिया, गति सहनशीलता, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले नहीं है। वह योग्यता जो अधिकतम गति को लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करती है, कौन सी गति है वो, वह गति सहनशीलता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इन प्रश्न से समझ जाओगे आप। गति के प्रकार, प्रतिक्रिया, त्वरण, 5 प्रकार पढ़ने हमें, ये 5 के 5 लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न से आप इस पूरा कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो प्रतिक्रिया गति क्या होती है, किसी संकेत के विरुद्ध जल्दी जल्दी कार्य करने की। मान लो आप विकेट कीपर हो, कोई बॉल फेंक रहा है, जैसी बॉल आई आपने हाथ आगे बढ़ा लिए, तो प्रतिक्रिया गति। ठीक है। मारम पिट्टा खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, तो प्रतिक्रिया गति योग्यता काम आती है। किसी संकेत के विरुद्ध जल्दी जल्दी कार्य करना, बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बनाना। त्वरण गति, अपने अधिकतम गति को स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त करना, यानी पहले स्पीड से स्लो भागना फिर तेज भागना। जैसे बॉलर करते हैं, पहले स्लो भागते हैं, आगे जाके स्पीड तेज बढ़ जाती है। तो अपने अधिकतम गति को स्थिति में जल्द से जल्द प्राप्त करना। त्वरण मतलब एक तरह से स्पीड बढ़ाना, और प्रतिक्रिया जो भी एक्शन हुआ उसके विपरीत आपको रिएक्शन देना। लोकोमीटर, अधिकतम गति को लंबे समय तक बनाए रखना। जैसे मशीन होती है उसको लोकोमीटर कह सकते हैं। तो लोकोमोटर यानी लंबे समय तक आपको इस गति को बनाए रखना। मूवमेंट, एक क्रिया को जल्द से जल्द करना, जैसे बॉल आए तो कैच कर लिया आपने। और गति सहनशीलता, थकावट की स्थिति में, जब भी थकावट बढ़ा है तो सहनशीलता आपको लिखना ही लिखना है। त्वरण दौड़, एक्सेलरेशन रन या पेस दौड़ के बारे में बताइए। तो इससे आप, ये विधियाँ हैं, कौन सी विधियाँ हैं ये,
ये गति को विकसित करने की 2 विधियाँ हैं, इस प्रश्न से समझ जाओगे। तो गति को विकसित करने की 2 विधियाँ कौन कौन सी है? तुरंत दौड़, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, और पेस दौड़, पेस रनिंग। ओके, तो 2 विधियाँ हैं। निर्धारित दौड़ यानी कि पेस दौड़ को हिंदी में निर्धारित दौड़ कहते हैं। ठीक है, समझाता हूँ आपको। निर्धारित दौड़ों का अर्थ है एक दूरी को किसी एक ही चाल से दौड़ना। समांतर दौड़ों में 800 मीटर है उससे अधिक दौड़ों को शामिल होती है। एक धावक 300-320 मीटर की गति से दौड़ सकता है, लेकिन लंबी दौड़ों में अपनी गति को कम करके वह ऊर्जा बचाता है। यदि 1 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट है और उसका समय 1 मिनट 22 सेकंड है, तो 400 मीटर की दौड़ 50 सेकंड में और दूसरी 452 सेकंड में लगानी चाहिए। इसे पेस दौड़ कहते हैं। ठीक है, यानी निर्धारित दौड़ों का अर्थ किसी दूरी को एक ही चाल से, थोड़ा सा फर्क आ सकता है। ठीक है, यानी कि हर 40 मीटर की दौड़ आपने 50 सेकंड में और फिर 40 में 52 सेकंड में। तो निर्धारित दौड़ एक ही चाल से चलना, पेस दौड़ एक ही चाल से चलना। तुरंत दौड़ क्या होता है? गति के द्वारा दौड़ के द्वारा गति को विकसित किया जाता है, जिसमें अप्रत्याशित रूप से विस्फोटक शक्ति, यानी कि आप पहले स्लो दौड़ रहे हो फिर एकदम से तेज दौड़ने लग गए, जैसे कि पहले वो स्थिर अवस्था में है फिर तीव्र अवस्था को प्राप्त करता है और सीधे तौर पर स्पीड पकड़ लेता है। जैसे 25 से 30 मिनट 6 से 12 बार तीव्र गति से दौड़ना चाहिए। एक धावक को 5 से 6 सेकंड के अंदर अपनी गति प्राप्त कर लेनी चाहिए और 2 दौड़ों के बीच अंतराल, इसमें गैप होता है, यानी ये छोटी दूरी के लिए यूज होती है। तो तुरंत दौड़ के द्वारा गति को विकसित किया जाता है, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक शक्ति, लचक, क्रियाशील गति को विकसित किया जाता है। यह वह धावक की योग्यता है जिसमें स्थिर अवस्था से तीव्र अवस्था को प्राप्त करता है। तो एकदम से स्पीड बढ़ाना तुरंत कहलाता है और एक ही चाल से चलना क्या कहलाता है? पेस, निर्धारित दौड़। तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे। एक ही निश्चित स्पीड से दौड़ना निर्धारित यानी पेस, और तुरंत एकदम से स्पीड बढ़ाना। गति को विकसित करने की 2 विधियाँ, पेस गति और तुरंत गति। ठीक है, पूरे इस प्रश्न से आपको 2 प्रश्न याद करने। एक तो ये प्रश्न याद करना, याद क्या समझ लिया? प्रतिक्रिया, संकेत के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगा, अधिकतम गति तुरंत होगा बेटा। ठीक है, और लंबे समय तक में लोकोमीटर और जल्द से जल्द में मूवमेंट। आपको वर्ड याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। लचक 2 प्रकार की होती है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की, जोड़ लचक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ से। आपकी बॉडी में बहुत सारे जोड़ है, तो किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़, शरीर में जो ज्वाइंट होते हैं उनकी गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। अक्रिय लचक, बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों को गति करवाना, जो आप अपने आप लचक नहीं कर पाते, जैसे मशीन से पकड़ के आपको रस्से पकड़ के झुकना, तो बाहरी सहायता से जोड़ों को गति कराना अक्रिय लचक, और बिना किसी बाहरी सहायता से जोड़ों को गति कराना क्या कहलाता है? सक्रिय लचक। ठीक है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक में क्या अंतर है? बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों को गति कराना अक्रिय, और बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के स्थिर जोड़ों को गति कराना सक्रिय लचक। इसकी भी 3 विधियाँ, बैलिस्टिक, धीरे खिंचाव व रोकथाम की प्रशिक्षण की वृद्धि, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच प्रशिक्षण। तो ये टॉपिक्स हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबकी विधियाँ याद रखनी है आपको। वीडियो को 2 बार ध्यान से देखोगे रट जाएगा आपको। तो बैलिस्टिक, धीरे खिंचाव व रोकथाम की वृद्धि, पोस्ट आइसोमेट्रिक, तो वह योग्यता जो किसी क्रिया को अधिक विस्तार से करने में हेल्प करती है, लचक कहलाती है। पता होगा आपको। निम्न में से लचक को बढ़ाने वाली विधि में शामिल नहीं है। बैलिस्टिक शामिल है, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, यानी निरंतर स्ट्रेच करना और रुकना, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। हिंदी में शब्द समझना है तो पेपर में इंग्लिश में जरूर पढ़ना। तो 3 विधियाँ कौन कौन सी है? बैलिस्टिक, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। लचक को बढ़ाने की आधुनिक विधि कौन सी है? ये वाली मॉडर्न है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लचक से आप क्या समझते हैं? शरीर के जोड़ों का कार्य करना लचक कहलाता है। देखो सिंपल सा याद करवाऊंगा आपको। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों का विस्तार, शरीर के जोड़ों की गतियों का विस्तार लचक कहलाता है। अक्रिय सक्रिय क्लियर हो गया। अक्रिय लचक जो बाहरी सहायता से करते हैं, सक्रिय जो अपने आप करते हैं। अब इस प्रश्न से ये देखो, ये 2 प्रश्न, इस प्रश्न से आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे कि लचक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लचक क्या है? शरीर की जोड़ों की गतियों को लोचक कहते हैं। लोच भी कहते हैं, लचक भी कहते हैं।
तो लचक क्या है? शरीर के जोड़ों की, जॉइंट की गतियों को लचक या जोड़ कहते हैं, लोच कहते हैं, सॉरी। ये कितने प्रकार की होती है? 2। तो सक्रिय की बात कर रहे हैं। सक्रिय बिना किसी भारी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूरी तक कार्य करना सक्रिय लचक कहलाता है। जैसे व्यायाम, खिंचाव वाला व्यायाम बिना किसी की हेल्प के करना, खिंचाव वाला व्यायाम, अपनी बॉडी को मोड़ना, व्यायाम करते कोई पोज बनाना, तो वो सक्रिय लचक है। इसके भी कई पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बेटा? 2। तो स्थिर लचक क्या है? जब कोई खिलाड़ी लेटने, बैठने, खड़े होने की क्रिया करता है तब वे क्रियाएं स्थिर अवस्था में होती हैं। स्थिर यानी कि आप जो फ्लेक्सिबिलिटी आप खड़े होकर करते हो, यानी कि एक जगह खड़े होकर करते हो, जो भी काम एक जगह खड़े होकर करते हो वो स्थिर में आ जाएगा। जब कोई खिलाड़ी लेटने, बैठने, क्योंकि आपको ये थोड़ी उड़ के करना है ये, जब कोई खिलाड़ी लेटने, बैठने या खड़े होने की क्रियाएं करता है, ये क्रियाएं स्थिर अवस्था में की जाती हैं, तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे देख रहे हो आप चित्र। गतिशील, चढ़ते व दौड़ते समय, भागते हुए कैच पकड़ना, आगे बढ़ के छक्का मारना, गतिशील। इस प्रकार की लचक आवश्यकता चलते या दौड़ते समय होती है। और दूसरा अक्रिय, जब किसी भारी सहायता से करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर कर लोगे अब आप। अब अगला प्रश्न क्या है? बैलिस्टिक। 2 विधियां हैं, आपने पहले समझ लिया कि लचक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आप इन विधियों को समझ लो कौन कौन सी है। 3 विधि, बैलिस्टिक, पोस्ट आइसोमेट्रिक और खिंचाव, यानी कि पुल एंड स्टॉप विधि। तो खेल कूद को बनाए रखने के लिए 3 विधियां हैं लचक को बनाए रखने के लिए। खिंचाव और रोकने की विधि क्या है? हम अपने जोड़ों को अधिकतम सीमा तक खींचते हैं और पहले की स्थिति में आने से पहले कुछ सेकंड पर रुकते हैं। जोड़ों के खिंचाव को रोकने की स्थिति 3 से 8 सेकंड की होती है। इस विधि का प्रयोग निष्क्रिय लचक में सुधार, जिसको मतलब भारी सहायता से लचक करता है, उसके लिए हेल्प होता है ये कि अपनी बॉडी को किसी उपकरण की सहायता से रोक लिया, 2-3 सेकंड या 3 से 8 सेकंड तक रहेंगे, उसके बाद फ्री उसी मूवमेंट में आ गए, इसे बोलते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक विधि किसे कहते हैं? इस विधि में खिंचाव वाले व्यायाम को घुमाकर किए जाते हैं। इन व्यायामों को करने से पहले शरीर को गरमाना आवश्यकता होता है। इन व्यायामों में स्नायुओं में अधिक खिंचाव हो सकता है, तो व्यायाम को घुमाकर स्विंग किए, बैलिस्टिक करें, दौड़ते हुए घूमना, एकदम से भाला फेंक हो गया जैसे, ठीक है, बॉल फेंकना हो गया, बॉलिंग करना, ये सब हो गया बैलिस्टिक विधि। पोस्ट आइसोमेट्रिक, इस विधि में प्री पोस्टिक नाड़ी पेशी सरलीकरण के सिद्धांत पर, यानी कि किसी स्नायु का अधिकतम संकुचन कुछ सेकंड के लिए किया जाता है और 6-8 सेकंड के बाद प्रतिरोध होता है। पोस्ट आइट्रोमेट्रिक, यानी कि सिंपल सी भाषा में कि किसी स्नायु, किसी अंग का अधिकतम सिकुड़ना, कुछ सेकंड के लिए सिकोड़ते हैं अंग को, यह वह उस स्थिति में 6 से 60 सेकंड तक उस खिंचाव का प्रतिरोध सहता है, उसे पोस्ट आइसोमेट्रिक कहते हैं। किसी स्नायु समूह को 8 से 10 सेकंड तक खिंचाव देना कहलाता है और 4 से 8 बार दौड़ाना। तो लचक 2 प्रकार की होती है, विधियाँ 3 हैं इसकी। अब है तालमेल, यानी कि कोऑर्डिनेशन, समन्वय। टॉपिक नंबर ये है, इसको ध्यान से सुनेंगे हम। व्यक्ति की ऐसी योग्यता, तो तालमेल तो आपको पता होगा कि व्यक्ति की ऐसी योग्यता जो उसे विभिन्न गति, क्रियाएं सुचारू और प्रभावी ढंग से करने के योग्य बनाती है। यानी वह योग्यता जो विभिन्न गति और क्रियाएं सुचारू कब होगा? जब कम्बिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो व्यक्ति की ऐसी योग्यता जो उसे विभिन्न क्रियाएं, बहुत सारी गतिविधियों को ठीक ढंग से और प्रभावशाली ढंग से करने के योग्य बनाती है, तो क्या कहलाती है? समन्वय, तालमेल। कितने प्रकार का है? बहुत प्रकार का है, तो 7 प्रकार का है। अनुस्थापन, संयोजन, प्रतिक्रिया, संतुलन, लयात्मक, अनुकूलन। 2 बार वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद चैप्टर हट जाएगा। तो कितने प्रकार का? 7 प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। वह योग्यता जो तुरंत किसी क्षण पर पूर्व निर्धारित क्रिया के स्थान पर नई क्रिया करने में, यानी पहली क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया, तो ढलने की योग्यता कहलाते हैं। और वह योग्यता जो विभिन्न शारीरिक अंगों, उनसे संबंधित अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तो बैलेंस, संतुलन की योग्यता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस वगैरह ये सब, रनिंग, इनके नाम लिखने आपको। तो प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता को लचीलापन कहते हैं। ये कुछ प्रश्न है बेटा, इसके उत्तर भी दे रखे हैं। खेलों में तालमेल संबंधी योग्यता, अभी एक बार और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है वो? ठीक है, तालमेल संबंधी योग्यता किस पर निर्भर करती है? तालमेल संबंधी योग्यता उन्हें कहते हैं पहले तो जिसमें व्यक्ति अपनी गतिविधियों को संतुलित रूप से कर सकता है, यानी बहुत लंबे समय तक बिना किसी गलती करे
हम सिंपल भाषा में याद करेंगे कि गतिविधियों को व्यापक और संतुलित रूप से कर सकता है। खिलाड़ी इन योग्यताओं के द्वारा गतिविधियों को समूह को प्रभावशाली अच्छे ढंग से करना बिना किसी परेशानी के निर्भर किस पे करता है, CNS पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तालमेल हमेशा आपके ब्रेन से जुड़ा होता है। भाई बॉल आ रही है, आपने बल्ला जोर से घुमाया तो वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। तो तालमेल संबंधी योग्यता कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना, स्थिर निर्धारण योग्यता, युग्मक योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता, लय योग्यता, ढलने की योग्यता। तो ये सारी योग्यता, ढलने की योग्यता क्या होती है? जैसे आप बहुत तेज बॉल आए तो आप इस डिफेंस करोगे, धीरे आए तो आप तेज मारोगे, तो ढलने की योग्यता होगी। लय योग्यता, आप हर बॉल पर चौवा मार रहे हो तो आप लय में आ गए हो, कहते नहीं एम्पायर कमेंटेटर लय में खेल रहा है खिलाड़ी। बैलेंस, रिएक्शन, कपलिंग, ओरिएंटेशन और डिफरेंशियल, ये योग्यता होती है। अब इनके बारे में डीप से पढ़ना है आपको। स्थिति निर्धारण यानी ओरिएंटेशन, वह योग्यता जो मनुष्य में समय व स्थान के स्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने के, यानी कि आप खेल के मैदान में आप अपने आप को ढाल लेते हो कि बड़ा मैदान में वहाँ पे लग सकता हूँ जहाँ पे बहुत तेज दौड़ना है मुझे। तो स्थिति, आपकी स्थिति कहाँ है? पॉइंट पे हो, मिड पे हो, कैचिंग पोजीशन पे हो, क्या हो? तो स्थिति निर्धारण योग्यता वह तालमेल योग्यता है जो मनुष्य में समय और स्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूलन करने में हेल्प करती है। तो स्थिति और समय के अनुसार, स्थिति मतलब समय और स्थान की स्थिति के अनुसार ढालना। तालमेल क्या होता है? कपलिंग को तालमेल कहते हैं। तालमेल खिलाड़ी की वह योग्यता है, शरीर के अंगों की योग्यता, हाथों और आंखों का तालमेल, ये बहुत ज़रूरी है, वरना देख कहीं और रहे हो, मार कहीं और रहे हो तो आपको चोट लग सकती है। तो कपलिंग एबिलिटी तालमेल योग्यता। स्थिति निर्धारण योग्यता होती है समय व स्थान के अनुसार खुद को ढालना। प्रतिक्रिया, इशारा मिलने पर तेजी और प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया करना, जैसा विकेट कीपर करता है। संतुलन, खिलाड़ी को अपने शरीर और विभिन्न भागों को संतुलन करना। क्रिकेट से समझ सकते हो, कैच करते समय गिर जाओगे, बॉल छूट सकती है। तो संतुलन योग्यता। ताल योग्यता, ये वही है कि गतिविधि को समझना, जैसे जिम्नास्टिक में। अनुकूलन, खुद को उस कंडीशन में ढाल लेना। विभेदन, कि क्या आपको बेस्ट करना है, मोटर प्रतिक्रिया में किस अंग का ज़्यादा प्रयोग करना है, अत्यधिक सटीकता और शारीरिक हलचला की मितव्ययिता, ये होता है बेटा विभेदन योग्यता। ये कंटेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको अंत में ध्यान से सुनेंगे। तो तालमेल संबंधी कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की, ये तो याद रख लोगे। 7 प्रकार की तालमेल संबंधी योग्यताएं होती है। कितने प्रकार की? 7। तो इंग्लिश में डिफरेंशियल यानी अवलोकन, खुद को ऑब्जर्व करना और अपने आप को ढाल लेना। स्थिति निर्धारण करना यानी अपने आप को उस स्थिति में ढाल लेना। युग्मक, तालमेल बिठाना। प्रतिक्रिया, युग्मक होता है टीम के साथ। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, संतुलन, बैलेंस बनाना, ये सब धीरे धीरे आ जाएगा आपको। और अगला टॉपिक है प्रशिक्षण, परिधि प्रशिक्षण। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है? सर्किट ट्रेनिंग, तो परिधि प्रशिक्षण एक विधि है जिसका इस्तेमाल शारीरिक पुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिजिकल फिटनेस के लिए सर्किट ट्रेनिंग की जाती है। ये विधि सभी स्टेशनरों पर चयनित व्यायामों को बिना रुके सर्किट में पूरा किया जाता है, जैसे कि चक्कर लगाना, भागना, आगे पीछे भागना। तो परिधि मतलब सर्कल के चारों ओर चक्कर लगाना। तो सर्किट ट्रेनिंग का अर्थ है एक विशिष्ट विधि है, इसका इस्तेमाल शारीरिक पुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस विधि में सभी स्टेशन पर चयनित व्यायामों को बिना रुके हुए, जो व्यायाम चुने हुए थे उनको लगातार करना होता है। तो कुल स्टेशनों की संख्या 6 से 10 तक होती है। किन्हीं लगातार 2 स्टेशनों पर कोई एक व्यायाम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्हीं लगातार 2 स्टेशनों पर किसी एक अंग से संबंधित व्यायाम नहीं करना चाहिए। किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। और किसी भी स्टेशन पर किए जाने वाले व्यायाम का समय खिलाड़ी की पुष्टि के अनुरूप होना चाहिए। बिना उपकरणों के किया जाने वाले व्यायामों का चयन किया जाना चाहिए। किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच रुकने का समय नहीं दिया जाएगा। तो इस सर्किट में होता है एक, जैसे यहाँ तक आपने कोई लॉन्ग जंप मारी, यहाँ पे स्लो जंप मार रहे हो, यहाँ पे आप रेंग रहे हो, यहाँ पे लेट के चल रहे हो, तो ये सर्किट होता है। एक सर्किट में पूरा खेल कूद का ट्रेनिंग पूरी की जाती है बेटा। तो ये देखो बेटा, ये रहा, जैसे कि आप पहले सिटअप करेंगे, फिर डिप्स करेंगे, फिर उल्टे सिटअप करेंगे। ये देखो एक पूरा सर्किट है। पूरा मतलब कि जैसे गेम खेलते हो, एक के बाद दूसरा राउंड आता है, तो राउंड वाला जो ट्रेनिंग होती है उसे सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि प्रशिक्षण। तो परिधि प्रशिक्षण एक विशिष्ट प्रशिक्षण है। इसका इस्तेमाल शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के लिए किया जाता है और सभी स्टेशनों पर बिना रुके काम करते हैं।
यहाँ से यहाँ तक आपको रुकना नहीं, बीच में यहाँ से आपको रुकना नहीं, यहाँ से आपको रुकना नहीं। तो सभी स्टेशनरों पर बिना रुके। तो याद हो गया कि ये एक विशिष्ट विधि है, इसका इस्तेमाल शारीरिक पुष्टि बढ़ाने के लिए किया जाता है और सभी स्टेशनरों पर जो व्यायाम आपको करने होते हैं बिना रुके किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इस चित्र को देख सकते हैं, सीटअप, डिप्स, उल्टे सीटअप, एक स्थान पर खड़े होकर दौड़ना, लंबे दंड, बैठक, कार्टव्हील, रस्सा कूदना। तो मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, समझ जाओगे, रस्सा कूदना और उल्टे सीटअप। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, एक परिधि प्रशिक्षण है। इससे फिजिकल फिटनेस और हार्ट, हृदय वाहिका संबंधी पुष्टि, यानी आपके कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है। तो 6 लाभ लिखिए। लाभ ये रहे बेटा, बहुत सारे लाभ बता रहा हूँ आपको, ये कुछ नियम है। लाभ, हार्ट की स्पीड अच्छी होती है ना, और श्वसन तंत्र मजबूत होता है, ये सब लिख सकते हैं आप। तो सभी कंटेंट होने के बाद ये चैप्टर एंड होता है। कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। शक्ति क्या है, किसी कार्य को देर से कर सकते को प्रतिरोध में जो बल लगता है उसे शक्ति कहते हैं। सहनशीलता को बढ़ाने का एक व्यायाम, कोई भी व्यायाम कर सकते हैं आप। लय, लचक किसे कहते हैं कि आप बिना जोड़ों का गति करना, शरीर के जोड़ों का गति करना, लचक कहलाता है। तालमेल, आपके अंगों का ठीक ढंग से सुचारू रूप से कार्य करना तालमेल कहलाता है। ये सब आप, लोकोमीटर गति क्या होती है कि लंबे समय तक सेम काम करना, लंबे समय तक सेम काम करना लोकोमीटर गति कहलाती है। तो इन सभी प्रश्नों को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 6 स्टेशन कौन कौन से हैं आपको बनाने हैं, तो आप ये याद कर लो। अगर ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप ये 8 स्टेशन वाला है, कितने 8, 2 वाला है तो 2 लिख लेंगे, 3 तो 3 तक, यानी कि 8 स्टेशन याद करके रखो। 6 का अगर बना लोगे, पहले सिटअप, फिर डिप्स, उल्टे सिटअप, एक स्थान पर खड़े होकर दौड़ना, लंबे, यानी बहुत सारी एक्टिविटी जो बिना उपकरण के हो। तो आप ये जरूरी नहीं कि यही करना है, ये बिना उपकरण के हो जाएगा इजली। साइकिलिंग वाइकलिंग मत जोड़ लेना, बस सिटअप, रनिंग, जंपिंग, उठक बैठक, लेट के चलना, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रशिक्षण परिधि है। इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था, वह तालमेल। तो तालमेल के 7 प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। हम आशा करते हैं आपके पेपर अच्छी तरीके से हो। वीडियो को ध्यान से देखो और एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए ताकि आपके और आपके छोटे भाई बहनों का हम अच्छा मार्गदर्शन कर सकें। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।